हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के लेक्चर नंबर 17 में आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको पेज नंबर 12 में दिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। देखो, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पेज नंबर आई थिंक 3 या 6 में ये क्वेश्चन दिया होगा, हम उसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर फिर से वो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट में सी पहले आता है और के बाद में आता है। तो सी का मतलब हो गया सेल्सियस, के का मतलब हो गया केल्विन। तो जब हम सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाते हैं तो हम प्लस करते हैं 273 को, और अगर हमें केल्विन से सेल्सियस की तरफ जाना हो तो के बाद में आता है और सी पहले आता है, यानी कि हमको उल्टा जाना पड़ रहा है, रिवर्स। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं 273 को। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। पहला बोला आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल। आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखो, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए 273 माइनस करना है। तो पहला आपको दिया हुआ है 293। 293 में से अगर हम 273 को माइनस कर दें तो 3 - 3 0, 9 - 7 हो गया 2, और 2 - 2 0, ये आ गया 20 डिग्री। 20 डिग्री सेल्सियस। एक चीज याद रखना है कि सेल्सियस के साथ आपको डिग्री लगाना है, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाना है। तो इसका आंसर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही पार्ट बी में 470 केल्विन दिया हुआ है, यहां पर भी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन से सेल्सियस की तरफ -273 है, तो 273 यहां से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 10, 10 - 3 हो गया 7, 6 - 7 नहीं हो सकता, तो यहाँ आ गया 3, हो गया 16, 16 - 7 ये हो गया 9, और 3 - 2 हो गया 1, 197 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर होगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखो, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 करना पड़ता है। तो यहाँ पर 25 दिया हुआ है, मैं 273 में ऐड कर दूंगा। 273 प्लस 25, ये हो गया 5 + 3 8, 7 + 2 9, और ये 2, 298 केल्विन आएगा। याद रखना, यहाँ पर आपको डिग्री नहीं लगाना है, और ये इसका यूनिट जरूर लगाना है कि आप केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला दिया है आपका 373 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर भी आप 273 को प्लस करेंगे, तो 3 + 3 हो गया 6, 7 + 7 14, 1 हेड में, 3 + 1 4 + 2 हो गया 6, 646 केल्विन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपको उसका रीजन बताना है कि इसके पीछे का क्या रीजन है। पहला दिया हुआ है ए में, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल आपने देखा होगा, जिसको हिंदी में हम डामर गोली भी बोलते हैं, जिसको कई बार अलमारी में रखा जाता है या फिर बेड वगैरह के नीचे रखा जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे या सीलन की बदबू ना आए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेफ्थलीन बॉल्स जो है समय के साथ साथ वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन उसका कोई भी सॉलिड नहीं बचता है, कोई भी सॉलिड फॉर्म उसका बचता नहीं है, वो डायरेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, कोई भी सॉलिड उसके पीछे बचता नहीं है। बिकॉज नेफ्थलीन बॉल्स सब्लाइम and directly changes into vapor state without having any solid। तो नेफ्थलीन बॉल में क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना। ये चीज़ हमने कपूर के केस में भी देखा था। मैंने आपको बताया था कि कपूर क्या होता है कि अगर आप उसको खुला छोड़ दो तो वो गैस में उड़ जाता है, गैस बन के उड़ जाता है, ना तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ना ही उसका कोई सॉलिड फॉर्म बचता है। ठीक उसी तरह से जो नेफ्थलीन बॉल होता है, नेफ्थलीन बॉल में भी सब्लिमेशन होता है, और वो सॉलिड जो होता है डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। उसके पीछे में कोई भी देखो सॉलिड फॉर्म नहीं बचता है का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके वो छोटा होने लगता है। आप एक नेफ्थलीन बॉल को अगर कहीं पर एयर में रख दो और डेली आप उसको वॉच करते रहो तो डेली वो तो आपको थोड़ा थोड़ा छोटा होता दिखाई देगा। अब वो डेली छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वेपर फॉर्म में उड़ रहा है। अब वो छोटा होते 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 पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी में बोला है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा, कुकिंग जब खाना पक रहा होता है तो उसका स्मेल ज़्यादा दूर तक आता है गर्म फूड का, ये हम पहले देख चुके हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है कि अगर कोई परफ्यूम है, कहीं अगर कोई परफ्यूम लगा रहा है तो जो उसका स्मेल है वो बहुत दूर तक, कुछ मीटर तक का चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? आंसर दिया हुआ है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। देखो वॉलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब यही होता है कि ऐसा लिक्विड जो बहुत जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर गैस में जो बाकी जो एयर में जो बाकी गैसेस होते हैं उनके साथ डिफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ लिखा है बिकॉज परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो यही चीज़ बोला हुआ है कि वो जो परफ्यूम होता है वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, यानी कि बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और जो एयर में बाकी गैसेस होते हैं उनके साथ डिफ्यूज होता है, जिसकी वजह से दूर में भी जो अगर कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसके पास तक वो जिसका जो महक होता है, उसकी जो खुशबू होती है वो वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। देखिए आपको यहाँ पर बोला है कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है उसको पहले लिखिए, जिसका सबसे ज्यादा है उसको बाद में लिख लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, यानी कि जिसका सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको आपको पहले लिखना है, जिसका ज्यादा होगा उसको बाद में, और जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका बाद में। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि सॉलिड में जो होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, और वाटर, शुगर और ऑक्सीजन में शुगर जो है वो सॉलिड है तो ये सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सबसे लास्ट में आएगा, और वाटर का उससे कम होता है क्योंकि वाटर लिक्विड है, और ऑक्सीजन गैस है तो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो सबसे पहला आएगा आपका ऑक्सीजन, उसके बाद आता है लिक्विड जो कि है वाटर, उसके बाद आएगा सॉलिड जो कि है शुगर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, ए में दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, सी में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, या फिर आप उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि अगर 0 डिग्री टेम्परेचर में जब पहुंच जाता है वाटर तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हैं, फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, तो वो मेल्टिंग हो गया। और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वाटर वहां से बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर, जो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर वाटर होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि ना तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है ना बॉइलिंग पॉइंट है। 25 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर होगा वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। अभी सॉलिड लिक्विड कैसे हो सकता है? देखिए अगर आपने फ्रीजर में रखा हुआ है तो वो सॉलिड फॉर्म में आपको दिखेगा, आइस। और जैसे ही आप फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो फ्रीजर से बाहर निकालने के बाद में आपको थोड़ा सा समय लगेगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तब तक के तो वो 0 डिग्री में ही रहेगा और वो पिघलना शुरू हो चुका होगा, तो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस के साथ भी सेम केस है। देखिए 100 डिग्री जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पे आके वाटर जो है बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे वो गैस में भी कन्वर्ट हो रहा होता है और कुछ लिक्विड के भी फॉर्म में होता है। जो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो उसी तरह से आप बोल सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस में भी जो वाटर होता है वो लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। फिर से आपको 2 रीजन देने हैं, आपके आंसर यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको जस्टिफाई करने के लिए। पहला दिया है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। देखिए रूम टेम्परेचर में अभी आपको बता चुका हूँ 25, 26 डिग्री या 27 डिग्री सेल्सियस को बोल सकते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपको ना तो ज्यादा गर्मी लग रहा हो ना ज्यादा ठंडी लग रहा हो, उसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर में वाटर लिक्विड में होता है, इसका क्या रीजन है? आंसर देखिए दिया हुआ है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जब 0 डिग्री पहुंचेगा तब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जब 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और 0 से 100 के बीच में वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए जो लोहे का जो अलमारी होता है उसको आप रूम टेम्परेचर में रखोगे, यानी कि अपने कमरे में रखोगे 25-27 डिग्री के सेल्सियस में, तो वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। इसका क्या रीजन है? आंसर में दिया है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन रूम टेम्परेचर। देखो जो आयरन होता है ना, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है। आयरन कब पिघलना शुरू होता है? जब आप उसको आग में डालते हो। जब जैसे ही आप आग में डालेंगे या आग में रखेंगे तो वो पिघलना शुरू होता है, और आग का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है। रूम टेम्परेचर तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए आयरन अलमीरा जो है रूम टेम्परेचर में मेल्ट नहीं करता या फिर पिघलता नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है अगर आइस 273 केल्विन टेम्परेचर में है तो वो ज़्यादा ठंडा कर सकता है वाटर के कंपैरिजन में। अगर वाटर का भी टेम्परेचर उतना ही है 273 केल्विन और आइस का भी टेम्परेचर उतना ही है, फिर भी आइस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कूलिंग में। ऐसा क्यों है? तो आंसर में दिया हुआ है आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट एनर्जी फ्रॉम मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। देखो जो आइस है, अभी आइस में क्या होता है, आइस को हीट एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है तब जाके फिर वो वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हीट यहाँ पर जो होता है वो लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो एक हिडन हीट होता है। तो आइस को कन्वर्ट होने के लिए हिडन हीट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका जो फ्यूजन है तो वो फ्यूजन कर सके, फ्यूजन हो सके, वाटर में कन्वर्ट हो सके, लिक्विड फॉर्म में आ सके। हेंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। इसीलिए जो आइस होता है, आइस का जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम। क्योंकि वाटर क्या होता है, वाटर तो कोई हीट एब्जॉर्ब कर नहीं रहा है, लेकिन आइस तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये बताओ कि अगर कोई चीज हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, ठंडक हो जाएगा। भाई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब ठंडा कर रहा है, वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, हीट को खींच ले रहा है। हीट को खींच रहा है तो बाहर का जो टेम्परेचर है उसको वो ठंडा कर दे रहा है। लेकिन वाटर कैसे हीट एब्जॉर्ब कर सकता है? वाटर तो अपना नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में ही है, उसको उसके अंदर कोई लिक्विड हिडन हीट तो है नहीं, लेटेंट हीट तो है नहीं कि वो उसको पिघलना है। पिघलना तो आइस को होता है, इसलिए वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो अपने आसपास के एरिया को ठंडा कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बम्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। देखिए बम्स का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे कि कई बार वैसा होता है ना कि आप एकदम अचानक से गरम गरम रोटी अगर आपके पास आ जाए या पूड़ी आ जाए और वो थोड़ा सा फट जाए तो अचानक से उसके अंदर से हीट स्टीम निकलता है और आपके हाथ में थोड़ा सा जल जाता है। तो ये चीज़ स्टीम से ज़्यादा हो सकता है या फिर बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा हो सकता है, ये आपको बताना है। मतलब जो जलने का जो जलन होगा वो आपको स्टीम से ज़्यादा लगेगा या फिर बॉइलिंग वाटर से। तो आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बम्स एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इन इट। देखिए जो स्टीम होता है, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा हीट होता है, इस वजह से जो स्टीम होगा, स्टीम से आपको ज़्यादा जलन होगा। ठीक है, और वो हिडन हीट होता है, आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है हिडन हीट in it called latent heat, whereas the boiling water does not have this hidden heat। और boiling water में तो कोई hidden heat होता ही नहीं है, जैसे ही बॉइल वाटर जो है बॉइल होता है वो गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह का आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं, फिर अपन देखेंगे कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन में आपको बोला है नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ABCDE आपको नाम दिया हुआ है। ठीक है, मैं डायग्राम आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।
ये देखिए ये बड़ा डायग्राम है, ठीक है। तो अब आप देखिए ए के नीचे जो एरो बना हुआ है वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है। उसी तरह बी में जो बी जो लिखा हुआ है बॉक्स में, उसके नीचे का जो एरो है वो गैस, लिक्विड से गैस की तरफ शो कर रहा है। और सी जो बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर जो एरो है वो गैस से लिक्विड की तरफ जा रहा है। सेम डी का भी लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है। और ई में क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में जा रहा है। और एफ में जो हो रहा है गैस से लिक्विड की तरफ, सॉरी सॉलिड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको जितने भी एरो दिए हैं, इन एरो के ऊपर आपको लिखना है कि ये कौन सा प्रोसेस है। यानी कि समझिए, जैसे कि जो ए बना हुआ है, ए के नीचे आपको जो एरो दिख रहा है वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है। अब सॉलिड से जब लिक्विड में कोई चीज कन्वर्ट होता है तो हम उसको लिक्विफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आंसर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, आप बाद में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप उसको लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, या फिर फ्यूजन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन बी का। अब देखिए, अब बी का जो एरो है वो लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा है। तो लिक्विड से अगर कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, वेपराइजेशन, या फिर आप उसको इवापोरेशन भी बोल सकते हैं। तीसरा अपन देखते हैं सी का। सी के ऊपर जो एरो है वो गैस से लिक्विड की तरफ जा रहा है। अब अगर कोई चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। क्योंकि गैस से लिक्विड में कोई चीज कब कन्वर्ट होता है, जब वो ठंडा होता है, और उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ऐसे ही जो डी का एरो दिख रहा है आपको, डी के ऊपर जो एरो दिया हुआ है वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है। अब यहां देखिए, लिक्विड से सॉलिड की तरफ अगर कोई जा रहा है तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ई का एरो है, ई का भी एरो मैं आपको शो कर देता हूं। ई का जो एरो है आप देख सकते हो, ई का बॉक्स बना हुआ है, उसके पीछे से एरो आ रहा है, सॉलिड से एरो आ रहा है और गैस की तरफ जा रहा है। तो सॉलिड से अगर गैस में कोई चीज कन्वर्ट होता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। उसी तरह से जो एफ है, एफ में भी गैस से सॉलिड की तरफ जा रहा है, गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको सब्लिमेशन भी बोलते हैं। एक और वर्ड है जो मैंने आपको एक्सरसाइज के टाइम पे, सॉरी लेक्चर के टाइम पे बताया था, वो वर्ड अगर आपको याद हो तो आप उस वर्ड को भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से इन आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको पॉज करके आप आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी के साथ आज अपना ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने लेक्चर में पूरे चैप्टर को डिस्कस किया है, उसके बाद में बीच बीच के जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।